आज का वर्ल्ड नागासाकी डे कब रहता है बेटा हर साल? 9 अगस्त। अभी क्या चल रहा है? अगस्त ही चल रहा है ना। 6 अगस्त को क्या रहता है? हिरोशिमा डे। हिरोशिमा में ना आज तक न्यूक्लियर वेपन का सिर्फ 2 बार इस्तेमाल हुआ है। जो हिरोशिमा में फेंके थे उसका नाम था लिटिल बॉय, और ये था फैटमैन। ये बम के भी नाम है। हमारे घर में बच्चा बच्चियों का नाम रखते हैं, उन लोग बम का नाम रख दिए। ये याद रखना, लिटिल बॉय फटा था बेटा हिरोशिमा के, और वहां के लोगों की डेथ हो गई थी। और एक था हमारा फैटमैन जो कि कहां फटा था? नागासाकी में। उसके बाद आज तक किसी भी देश ने न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं किया है। इंटरनेशनल यूथ डे, ये गलत है, 12 अगस्त है। अरे ये कहां से? हाँ मतलब ये इसका बाहर वेंटिलेटर वो नहीं दिए, आउटलेट बाहर नहीं है। चलो ठीक है। फिलहाल इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब है बेटा? 10 अगस्त। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, कैसे याद रहेगा? बायोफ्यूल में 7 है और डे में 3 है। हाँ ऐसा है क्या? हाँ ऑग, ऑग। चलो ठीक है। फिलहाल बायोफ्यूल डे ऐसे याद रखना है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 10 अगस्त को हर साल हम लायन डे बनाते हैं, ये याद रखिए। ठीक है, वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को मनाया जाता है, बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। सारी चीजें आपने देख चुकी है बाकी। और क्या है? वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ये 2018 का क्वेश्चन है एनडीए का। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाने दो, आपके लिए पीवाईक्यूज वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, मानवता दिवस। ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवता। पता है ना मानवता दिवस 19 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? 2002-3 की बात है, इराक में बेटा बम फोड़ दिया गया था और कुछ फॉरेन से डेलीगेट्स आए हुए थे वहां पर, और उनकी नॉर्मल पब्लिक की भी डेथ हो गई थी उसमें। तो उन्होंने बोले थे आपके पास मानवता नहीं है, जो कॉमन इंसान, कॉमन पीपल को भी उड़ा देते हो। सीनियर सिटीजन डे कब रहता है? 21 अगस्त। अच्छा अब बताता हूं, कम से कम सीनियर सिटीजन से अगस्त क्यों याद आएगा? आपको पता है अगस्त नॉट ओनली मंथ, ये एक लौता मंथ नहीं है। अंग्रेजी शब्द में ना अगस्त का सिनोनिम है डिग्निफाइड, और ये क्वेश्चन आ चुका है सीजीएल में। अगस्त का सिनोनिम क्या होगा? डिग्निफाइड, मर्यादित, जिसे हम इज्जत देते हैं, डिग्निफाइड पीपल। तो वैसे भी सीनियर सिटीजन को हम इज्जत देते हैं, बहुत ही डिग्निफाइड लोग होते हैं वो। तो आप याद रख सकते हो सीनियर सिटीजन अगस्त 21 को होता है। और क्या? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। हर साल 29 अगस्त। अगर आपको नहीं पता है तो बताना चाहूंगा, नेशनल स्पोर्ट्स डे है, नेशनल स्पोर्ट्स डे। और ओ या, ओ या, ये याद रखिएगा, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद का बर्थडे। मेजर ध्यानचंद का बर्थडे रहता है उस दिन। मेजर ध्यानचंद उत्तर प्रदेश से थे, ठीक है। अच्छा ये तो ये नेशनल स्पोर्ट्स डे हुआ जो 29 अगस्त को मनाया जाता है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? याद रखना बहुत आसान है, लास्ट टाइम भी मैंने ये कवर करा है, बट किसी को भी याद नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। आपको बोला जाता है रिकॉल किया करो, किया करो। देखो स्पोर्ट्स हमारे लिए सबसे फेवरेट कौन सा इंडियन के लिए? क्रिकेट। हाईएस्ट बाउंड्री, हाईएस्ट बाउंड्री क्रिकेट में कितने रन की होती है? 6 रन, मतलब 6 तारीख। दूसरी हाईएस्ट बाउंड्री मतलब चौथा महीना। तो 6 अप्रैल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे, 6 अप्रैल यानी 6/4। अब बताता हूं ये क्यों मनाया जाता है। क्योंकि 6 अप्रैल को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की गई थी 1895 में या 94 में। तो ये कारण है कि उस दिन क्यों मनाया जाता है। आपको पता है, अगर आप ना रीजन फाइंड आउट कर लोगे ना, आपके लिए बहुत याद रखना आसान हो जाएगा। 29 अगस्त को किसका बर्थडे? मेजर ध्यानचंद। 6 अप्रैल को किसका बर्थडे? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। बात खत्म, आगे बढ़ जाते हैं। आज की नेक्स्ट न्यूज, इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट बेटा कब किया गया था? जस्ट ये एक एक्स्ट्रा कर लीजिए। 1974 में। हमारा वो ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन बुद्धा स्माइलिंग। ये स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा चलेगा, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। सेकंड हमारा न्यूक्लियर टेस्ट अगेन हुआ था 1990। नोटिस करो इसमें 24+ करना है, आप पहुंच जाओगे पूरे 24 साल बाद। ये दूसरा हुआ। पहला जो हमारा न्यूक्लियर टेस्ट था उसको कहा जाता है पोखरण 1 टेस्ट, दूसरे को कहा जाता है पोखरण 2 टेस्ट। इंडिया के पास टोटल हमारे पास न्यूक्लियर वेपन कितने हैं अभी? 172। दैट्स इट।
हाँ वाजपेयी सेकंड टाइम में, और इस टाइम पे इंदिरा गांधी। इंदिरा, और 1996 से 2001 के बीच में कौन थे? वाजपेयी जी। ये हो गया ना। नेक्स्ट न्यूज है बेटा आज का, विच कंट्री इंडियन में, हाँ कौन से देश में हमारे भारत के पीएम 41 साल बाद पहुंचे? ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं ऑस्ट्रिया की। भारत का पहला प्रधानमंत्री जो ऑस्ट्रिया गया था, जवाहरलाल नेहरू। सेकंड पीएम इंदिरा गांधी। कब गई थी? 1971 में। उसके बाद कब गई थी? 1983 में। तो 1983 से अब तक टोटल 41 साल हो गए। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी किस देश में 41 साल बाद विजिट दी है, यानी आखिरी विजिट 41 साल पहले इंदिरा गांधी ने दी थी। पक्का याद रहेगा। उसके अलावा एक और चीज बता देता हूं, रशिया ऑप्शन में है, तो ये चीज याद रखना, रशिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड क्या है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। ऑर्डर ऑफ संत, सेंट का मतलब होता है संत एंड्रयू। ये बेटा मोदी को अभी 2024 में मिला। अब भूटान ऑप्शन में है, भूटान का सबसे हाईएस्ट अवार्ड ऑर्डर ऑफ ड्रुक, ये भी मोदी को इसी साल मिला। तो 2024 में दो देशों ने मोदी जी को अवार्ड बांटा है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। देखो मैं बताता हूं क्वेश्चन क्या है। 2024 में किस देश ने मोदी जी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड बांटा है? आंसर हो जाएगा रशिया। किस देश ने ऑर्डर ऑफ ड्रुक बांटा है? आंसर हो जाएगा आपका भूटान। ये चीज याद रखनी है। हाँ 2023 में भी मोदी जी को 3 कंट्रीज ने अपना देश का सबसे उच्चतम पुरस्कार दी, उसमें से एक है इजिप्ट। बस एक ही आज याद करो, बाकी अगले बार कवर करेंगे। इसका नाम है बेटा ऑर्डर ऑफ नाइल। ऑर्डर ऑफ नाइल, दैट्स इट, मोर देन इनफ होगा। ये 3 अवार्ड याद रखिए जो मोदी को अभी रिसेंट में दिए गए। डन। सेंट एंड्रयू, सेंट का बेटा ये शॉर्ट फॉर्म है, ST डॉट का मतलब होता है सेंट। सेंट मीन्स संत, मॉन्क। चलो डन। नेक्स्ट न्यूज है बेटा, हु विल रिप्रेजेंट इंडिया। भारत को 10वें ब्रिक्स पार्लियामेंट्री समिट में किसने रिप्रेजेंट किया? लॉजिक लगाइए, 10वां मैंने इस बार बताया था, ब्रिक्स का समिट 2024 में कहां हो रहा है? रशिया। कौन सा समिट चल रहा है? पार्लियामेंट्री समिट। तो हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा के स्पीकर कौन है? यहां पर आपका आंसर हो गया ओम बिरला। विक्रम मिस्री हमारे कौन है? फॉरेन सेक्रेटरी। अभी देखा, फॉरेन सेक्रेटरी है। KR राम मोहन नायडू, ये कौन है हमारे? कौन बताएगा? अगर ये याद नहीं है ना, बड़ी बात है, आप लोग बिल्कुल अच्छा कर नहीं रहे हैं बेटा। ऑप्शंस जल्दी, क्विक क्विक, सब लोग बताएंगे ऑप्शन जल्दी से, कमेंट बॉक्स में बताइए। मिस्टर लाल नहीं बेटा, ये नाम ही है ये। अरे तुम, मैं बोल रहा हूं राम मोहन नायडू कौन है? मिस्टर लाल, ये सिविल एविएशन मिनिस्टर है, उड्डयन मंत्री। हमारे भारत में सिविल एविएशन मिनिस्टर का नाम है राम मोहन नायडू। और लास्ट टाइम मैंने ये सब कवर किया है, पूरी मिनिस्ट्री मैंने कवर की है इस साल, जो जो चेंज हुआ है। अब देखिए ना, याद रखने का तरीका, राम भगवान श्रीलंका में उड़ के गए थे, तो आप यार उड्डयन मंत्री है, उड़ना ही तो काम है, तो मिस्टर राम याद कर लीजिए। और जब भी उड़ के गए थे तो तमिलनाडु को भी पार किया था, तमिलनाडु से ही तो उड़ के श्रीलंका गए थे। तो याद रखना बहुत आसान है, ठीक है। अब किरण रिजिजू, ये के है, सी नहीं। किरण रिजिजू भी मैंने बताया था। किरण रिजिजू कौन है? पार्लियामेंट्री मिनिस्टर है, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू। अब जब भी हमारे जीजू हमारे घर पधारेंगे, मेजोरिटी में इंक्लूड होगा या माइनॉरिटी में? माइनॉरिटी में, क्योंकि हमारे परिवार के नहीं है, किसी और परिवार के है, तो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर भी यही है। अल्पसंख्यक,
दोनों पोर्टफोलियो उनके पास है। ओम बिरला बता दिया, बाकी चीजें डिस्कस हो गई। आगे बढ़े। नेक्स्ट न्यूज है बेटा नीदरलैंड का। हाँ, अभी नाटो का मैंने अभी आपको बताया था, नाटो का सेक्रेटरी जनरल, जल्दी बताइए, मार्क रूट। ठीक है, ये था नीदरलैंड का प्रधानमंत्री। मार्क रूट कौन था? नीदरलैंड का पीएम। अब उन्होंने नाटो की सेक्रेटरी जनरलशिप एक्सेप्ट करने के लिए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। मतलब उसका नया ये डिक शूफ कौन हो गया वहां पर? याद रखना बहुत आसान है बेटा, नीदरलैंड। और वो कौन है बेटा? डिक शूफ। ठीक है, मार्क रूट कौन है? नाटो का हेड। ठीक है, साइमन हैरिस कौन है? आयरलैंड का सबसे यंगेस्ट पीएम। यंगेस्ट पीएम। अब यंगेस्ट पीएम की बात कर ही रहे हैं तो फ्रांस का भी यंगेस्ट पीएम। फ्रांस का यंगेस्ट पीएम कौन है? गैब्रियल अटल। गैब्रियल अटल। आपको ये गैब्रियल पता है कौन है? बाइबल थोड़ा बहुत पता है, बाइबल के बारे में बेसिक्स। सेंट जोसेफ के बेटे थे जीसस क्राइस्ट। उनकी मम्मा का नाम था मैरी। उनकी मम्मा को वर्जिन मैरी कहा जाता है, पता है कि नहीं? क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जब वर्जिन थी तभी उन्होंने जीसस क्राइस्ट को पैदा करवा दी। जब सेंट जोसेफ को पता चला कि मेरी बंदी ने बच्चा कैसा पैदा की, मतलब सॉरी ऐसे शब्द, मतलब उनको जैसे पता चला कि वो गर्ल ने, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड ने, जो कि शादी होने वाली थी उनकी, ऐसे कैसे बच्चा पैदा हो गया, उन्होंने डिसाइड कर लिया मैं उसको छोड़ दूंगा। सेंट जोसेफ का उर्दू नाम है यूसुफ। तो यूसुफ को सपने में आता है एक, ये गैब्रियल नाम की एक एंजल आती है। कहां है? गैब्रियल नाम की एक एंजल उनके सपने में आती है और बोलती है देखो तुम जो सोच रहे हो वो है नहीं, और तुम जो सोच नहीं सकते वो है। कुल मिला के ही इज अ स्पेशल चाइल्ड। उनको बताई कि वो गॉड का है, तो उन्होंने बोले चलो ठीक है मैं शादी करूंगा। उसके बाद उनकी शादी हुई। जस्ट ये एक छोटी सी स्टोरी है, आगे बहुत सारी चीज हुई, बट आपको ये याद रखना है गैब्रियल कौन थी? एक एंजल थी जिन्होंने घर बसाया किसी का। ठीक है, यूसुफ और, हाँ, और वर्जिन मैरी क्यों बोलते हैं? बिकॉज उन्होंने डिलीवरी कब की थी? जब वो वर्जिन थे। फिलहाल ये आपको सारी चीजें याद रखनी है। अब यंगेस्ट पीएम की बात कर ही रहे हैं, अच्छा एक और नोटिस करिए, 26 जनवरी 19 अभी सॉरी अभी क्या चल रहा है 2024, इस साल गणतंत्र दिवस में हमारा चीफ गेस्ट कौन था? इमैनुअल मैक्रोन। क्या था? प्राइम मिनिस्टर फ्रांस का ना। ये याद रखना है, इमैनुअल मैक्रोन जब आया था वो फ्रांस का पीएम नहीं था, तभी फ्रांस का पीएम ये बन चुका था। कौन? हमारा गैब्रियल अटल। गैब्रियल अटल बना बेटा 9 जनवरी को। और आपको पता है जब ये हमारा फ्रांस का, उस समय हम क्या सोच रहे थे अब तक? पीएम कौन था? इस साल का चीफ गेस्ट कौन है? तुम लोग यार, चलो एक काम करते हैं, यहां लिख देते हैं, ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन। आपको इनकी स्टोरी पता है कि नहीं? बहुत ताबड़तोड़ प्यार किया था इन्होंने। इन्हीं का डेफिनेशन है हद पार, जो भी करना है हद पार करो, प्यार करो, हद पार करो। इनकी वाइफ एक बार देखिएगा, जाने दो अभी, बाद में आप लोग देखना, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन नहीं, इनकी वाइफ है ना इनसे काफी ज्यादा बड़ी है। काफी ज्यादा मतलब काफी ज्यादा। बोले देयर इज नो, हाँ, तो जब ये हमारे भारत में एज अ चीफ गेस्ट बन के आए थे, वो वहां के फ्रांस के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने ही इनको शपथ दी है, गैब्रियल अटल को। ठीक है, आगे बढ़ जाए। फिलहाल हम अभी, भूलना मत इस साल हमारा चीफ गेस्ट कौन था 26 जनवरी को? बेटा ले लो फोटो। चलिए नेक्स्ट न्यूज हमारी है बेटा, हु इज द फर्स्ट वुमन पायलट ऑफ, ये तो हमने कवर कर लिया है। भावना कांत मैंने बता दिया, पिच ब्लैक में उन्होंने क्या किया है? प्लेन उड़ाया है। प्रीति रजक कौन है? ये सूबेदार है, ये भारत की पहली महिला सूबेदार है आर्मी की। ठीक है, आयशा अजील नहीं है, अजीज है, ये जम्मू एंड कश्मीर से बंदी है, और ये इंडिया की, इंडियन एयरफोर्स की सबसे यंगेस्ट पायलट है। ठीक है, सबसे यंगेस्ट पायलट पूरे इंडिया की फीमेल में। शिवांगी जोशी कौन है बेटा? ये नेवी की फर्स्ट पायलट है। यानी नेवी में जनरली बेटा शिप उड़ाई जाती है पानी के अंदर, मतलब चलाई जाती है, सॉरी, इन्होंने उड़ा दी। ठीक है, पहली पायलट कहां की? नेवी की, शिवांगी। और वैसे भी जोशी से याद रख सकते हो, जोश बेटा, पानी के ऊपर जाना, मैंने बोला है डर लगता है, उसके लिए जोश चाहिए। तो याद रखना नेवी से रिलेटेड कौन सी बंदी अभी न्यूज में चल रही है? जोशी।
शिवांगी जोशी, जो फर्स्ट पायलट है नेवी की। आज की नेक्स्ट न्यूज है, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन टू द फॉर्मर फायर फाइटर ऑफ द सीएपीएफ? आंसर है 10। ठीक है, 10% अभी फायर फाइटर्स को सीएपीएफ में रिजर्वेशन दिया गया है। अब बात रिजर्वेशन की चल रही है तो ये चीज याद रखनी है, इंडिया का फर्स्ट स्टेट जिसने ट्रांसजेंडर को स्टेट पुलिस में भर्ती करने के लिए रिजर्वेशन दिया, कर्नाटक। अब ट्रांसजेंडर चल रहा है तो ट्रांसजेंडर मतलब भारत का पहला आईएएस ट्रांसजेंडर ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर। मैं ट्रांसजेंडर जो न्यूज में चल रहे हैं वो बता रहा हूं। फर्स्ट आईएएस ट्रांसजेंडर ऑफिसर ऐश्वर्या प्रधान, ऐश्वर्या प्रधान। ठीक है, ये पहली आपकी ट्रांसजेंडर की न्यूज हो गई। और दूसरी जो सबसे ज्यादा चल रही है, भारत का पहला फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर, मेरे को आधा नाम याद आ रहा है अभी, राठौड़। इसमें मिस लिखूं या मिसेस लिखूं समझ में नहीं आ रहा, ये क्या हो जाएगा हमारा बेटा? राठौड़। और चलो एक आखिरी लिखवा देता हूं, फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर कहां का? पाकिस्तान का भी लिख लो। सचिन की बेटी कौन है? और उसका दामाद? गिल, तो सारा गिल। ठीक है, ये याद रखिएगा, 3 चीजें मैंने अभी बता दी। डन, आगे बढ़े। फ्रांस के पीएम, अच्छा ओके, चलिए ठीक है। किस स्टेट ने अभी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में टॉप मारा है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। कितने हैं इसके पॉइंट? 79। बिहार बेटा बॉटम पर है। अच्छा हाँ, वैसे केरला और केरला उत्तराखंड दोनों ने मिलकर टॉप मारा है। बॉटम पे कौन है? 57 पॉइंट्स के साथ बिहार। अब एसडीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, ये फुल फॉर्म है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टोटल ऐसे कितने गोल्स है? 17 गोल्स है। कब तक अचीव करना है? 2030 तक। बहुत सारे ऐसे 2030 तक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने ऐसे 17 गोल लिए हैं, अलग अलग गोल। इवन आपको पता है यूपीएससी और बड़ी टफ एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एसडीजी 1, 2, 3 और 4, 17 गोल्स ना न्यूमेरिकल्स में दिए हुए। पहला गोल जैसे कौन सा है? पुअर। दूसरा गोल कौन सा दिया हुआ है? हंगर। तीसरा गोल क्या दिया हुआ है? गुड हेल्थ। और ऐसे ही कुछ तीसरा चौथा लगातार वो जाते रहेगा। मेरे ख्याल से चौथा आया, मेरे को याद तो नहीं आ रहा, लेकिन पांचवा है बेटा जेंडर इक्वलिटी। अब अगर आपने ये ना आपको लिख लेना चाहिए, बताता हूं इसका कारण क्या है। ये एसडीजी गोल्स है। कई बार आपको एग्जाम में पता है, अब ये एसडीजी इंडेक्स रिलीज किया गया है, तो इस बार हो सकता है आपको पूछा जाएगा इनमें से कौन सा गोल 17 गोल में नहीं है। तो कम से कम 3-4 गोल तो आप पता रखो। अगर क्वेश्चन आया एसडीजी गोल, मैं तो बोल रहा हूं ये मैंने नंबर तक सही लिखा है, नंबर में भी आगे पीछे नहीं किया। अगर कोई और होता तो बताता कि एसडीजी में टोटल नंबर ऑफ ये कुछ गोल्स है। समझ में आ रहा है? अब और क्या हो सकता है एसडीजी के बारे में? सारी चीज तो बता दिया। एसडीजी के टोटल गोल्स कितने बेटा? 17। अचीव कब तक करना है? 2030। एसडीजी, हाँ, इंडेक्स रिलीज कौन करता है? नीति आयोग। नीति आयोग। आपको रिपोर्ट के ऊपर मैं लिख के दे रहा हूं, ये मैंने जितना भी एनालिसिस किया है, इवन बैंकिंग एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये इंडेक्स कौन रिलीज किया? कौन किया? नीति आयोग। अब नीति आयोग के बारे में थोड़ा फैक्ट्स बता देता हूं। क्या मैंने बताया अभी? नीति आयोग, तो आपको ये याद रखना है, 1 जनवरी 2015 में स्टेब्लिश हुआ। दूसरा, इसका चेयरमैन हमेशा पीएम ही होता है, मतलब जब से स्टेब्लिश हुआ है सन 2029 तक पीएम मोदी ही रहने वाला है। तीसरा, डेप्यूटी चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी। सुमन बेरी। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक चीज देखी थी कि इसका सीईओ कौन है? बी वी आर सुब्रमण्यम। नीति आयोग का निकनेम क्या है? थिंक टैंक ऑफ इंडिया। थिंक टैंक ऑफ इंडिया। नीति आयोग ने क्या ऐसी कोई कमेटी थी जिसको रिप्लेस किया है? बिल्कुल, प्लानिंग कमीशन। बस इतने फैक्ट्स मोर देन इनफ होंगे। ठीक है,
बेस्ट एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 मेरा काम है बेटा आपको कंफ्यूजन ना देना। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा बेस्ट एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड तो आंसर है नागालैंड, और पूछा जाएगा बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट, बेस्ट एग्री स्टेट का अवार्ड इस साल क्या हर बार महाराष्ट्र को ही मिलता है, तो ये याद रखना। बेस्ट एग्री स्टेट कौन है? महाराष्ट्र। बेस्ट एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड है आपका नागालैंड। इतनी चीजें बस, ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। सिक्किम के बारे में मैंने एक चीज बताई थी, फर्स्ट स्टेट जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया, ओल्ड पेंशन, ये नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट स्टेट है, फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिसने ओल्ड पेंशन को लागू किया है। दूसरी चीज, इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट भी यही है, इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। अच्छा सब ना ये रट लेते हैं, लेकिन अगर उनको पूछा जाए व्हाट इज ऑर्गेनिक स्टेट, मतलब ऐसा स्टेट जहां पर बेटा फार्मिंग के लिए किसी भी तरीके का फर्टिलाइजर वगैरह या पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज नहीं होता, डायरेक्ट मिट्टी में एकदम अच्छा खाना। पुराने जमाने के लोग इसलिए बहुत ज्यादा जीते थे। अपना भक्ति मूवमेंट पढ़ना, वहां के मोस्टली सेंट्स 120 साल, 110 साल, 133 साल ऐसे तो जी रहे हैं। 133 नहीं, 120 110 वाले दो चार मिल जाएंगे। इवन हमारे टाइम पे भी यूपी में अभी मेरे पूरे दादा वादा सब 101 साल, दादी 93 साल, सब ऐसे जी जू के निकले। अच्छा कारण क्या है? हमारे यूपी में क्या होता है, हम बाहर से सब्जी वब्जी नहीं खरीदते, सब कुछ गेहूं चावल सब्जी सब कुछ हमारे इसमें उगेगा, तो हम जो भी उगाते हैं तो नॉर्मल सी बात है उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगर आप इसीलिए नॉर्मल सब्जी आप लेने जाओ मार्केट में, लोगों को क्या लगता है, आप पेंटालून्स में जाओगे, अगर वहां कोई सब्जी आलू अगर मान लो 140 रुपए किलो बेच रहे हैं, आप क्या उन्हें साला बाहर तो 30 रुपए किलो चल रहा है, 140 का ठग रहे हैं साले, पैकेट में बांध दिए बस इसी का पैसा ले रहे हैं। आप उनसे पूछिए क्या ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में आप गुड़ भी खरीदो, बड़े बड़े डिफरेंसेस मिलेंगे, 1.5 गुना 2 गुना वो महंगे होते हैं। ठीक है बेटा, फिलहाल आगे बढ़ जाए। ये देखो ऑर्गेनिक खेती, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा ये ऑर्गेनिक खेती है? चलिए, मलेशिया की हाईएस्ट पीक जिसका नाम है बेटा माउंट कीनाबालू, माउंट कीनाबालू मलेशिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। हमारे इंडिया की अभी एक बंदी वहां जाके फ्लैग होस्ट करके आ गई है जिसका नाम है नीतीश सिंह। क्या नाम है? नीतीश सिंह। इस साल जो भी माउंटेन में चढ़ाई की है वो मैंने ऑप्शंस में रखा है। ज्योति आत्रे, ओल्डेस्ट वुमन, ठीक है, जिन्होंने अभी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, माउंट एवरेस्ट, ये याद रखना 8,848 मीटर का है। ठीक है, कितना मीटर है माउंट एवरेस्ट? और ये मालवंत पूर्णा, यार एक बार आप लोग खुद भी कंफर्म कर लेना, इसके बीच में डिबेट है। बोला जा रहा है ये सबसे यंगेस्ट वुमन है इंडिया की जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की इसी साल 2024 में। अब ये है बेटा 2013 की न्यूज, मैंने तो एज में भी डिफरेंस देखा, ये यंगेस्ट है, मान नहीं सकता है दोनों ऑप्शन में डाल दे, फिर भी ऑफिशियली देखा जाए तो ये है। गूगल आंसर इसका दे रहा है, पता है ना गूगल इसका आंसर क्यों दे रहा होगा? क्योंकि ये करंट में चल रहा है, बहुत सारे साइट ने अपलोड किया होगा तो इसको ऊपर नाम आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है, चलिए ठीक है। फिलहाल ये याद हो गया बेटा, इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट महिला ज्योति आत्रे मध्य प्रदेश की है, और ये कार्तिकेयन मुंबई की है। ठीक है, ये दोनों न्यूज में चल रहे हैं। माउंट एवरेस्ट पे इस बार क्वेश्चन आ सकता है, माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? 29 मई। कब मनाया जाता है? 29 मई हो गया, 29 मई को माउंट एवरेस्ट डे मनाया जाता है। और इस बार हो सकता है आपको यही क्वेश्चन पूछे कि माउंट एवरेस्ट का नेपाल के अंदर नाम क्या है? सागर माथा। क्या नाम है? सागर माथा, भूलना नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं फिलहाल। हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूं ना, एज गैप आ रहा है, इन्होंने 16 में किया है, इन्होंने 13 में किया है, वही मैं बता रहा हूं। गूगल भी इसका नाम इसलिए ऊपर डाल रहा है क्योंकि करंट अफेयर की न्यूज है। कई बार गूगल भी गलत होता है, इसलिए बोलता हूं आपको जाना है पीआईबी का। अच्छा देखो, मैं आपकी सारे के सारे करंट अफेयर मोस्टली पीआईबी की साइट से लाता हूं, मैं गलत तो सरकार गलत, मेरे डेटा इधर उधर नहीं होंगे, ये गारंटी है। अगर मैंने ये डेटा, ये वाली चीज भी बेटा मैं गवर्नमेंट की अभी पता है ना, पिछली बार ये 8,850 कहा गया था, पूरी दुनिया बोल रही थी गलत, लेकिन इसको गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने रिलीज किया था। ऐसा माना जा रहा है लगातार माउंट एवरेस्ट बढ़ रहा है। माउंट एवरेस्ट, एक चीज याद रखनी है, ज्योग्राफी की क्लास नहीं चल रही है फिर भी एक फैक्ट बता देता हूं, ये फोल्डिंग माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है? फोल्डिंग माउंटेन है। फोल्डिंग माउंटेन मतलब अगर दो
कोई जाने दो, ये बाद में करेंगे ज्योग्राफी के अंदर। फिलहाल आपको ये याद रखना है किसका टाइप है माउंट एवरेस्ट, फोल्डिंग माउंटेन का टाइप है। नीचे से लगातार फोल्ड होते जा रहा है और वो ऊपर खसकते जा रहा है, तो इसका मतलब है इसकी हाइट धीरे 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 थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। पहले ये 8,840 था, 42 हुआ, 44 हुआ, 48 हुआ, बीच में 50 किया गया था, लेकिन फिर से उसको चेंज कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। विच पर्सन इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंगल लाइन में फैक्ट है, गुरमीत सिंह। अरुण बेटा, अरुण भंसाली कहां का है? मेरे ख्याल से ये भंसाली नहीं, इसका नाम ही इन लोगों ने, यार क्या बताऊं मैं इनको। फिलहाल मिस्टर अरुण करो। मिस्टर अरुण कहां का है? इलाहाबाद हाईकोर्ट का। इलाहाबाद, वैसे भंसाली जरूरी नहीं हो सकता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का है। रितु बहारी इस साल की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, क्योंकि उत्तराखंड के हाईकोर्ट की ये फर्स्ट फीमेल है। फर्स्ट फीमेल जो न्यूज में चलती है बेटा, इसके क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फीमेल रितु बहारी उत्तराखंड के हाईकोर्ट की, वो क्या बनी है? चीफ जस्टिस बनी है। और ये आर महादेवन कहां है? चेन्नई के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है। देखो मैं फिर से इसको ना थोड़ा स्लो बताता हूं ताकि याद रहे। गुरमीत सिंह को तो भूलना नहीं है, ये तुरंत का न्यूज है। वैसे तो ज्यादा चीफ जस्टिस पे क्वेश्चन आते नहीं है, आपको केवल करंट अफेयर याद रखना है, तो मैं बता रहा हूं ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, और सी, बाकी सब छोड़ दो। समझ में आ गया? उत्तराखंड की चीफ जस्टिस मैंने पहले भी बताया है, किसी भी हाई कोर्ट के हेड को क्या कहा जाता है? चीफ जस्टिस, जिसको मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। तो उत्तराखंड का मुख्य न्यायाधीश पहली महिला कौन है? रितु बहारी। सब लोग फोटो ले सकते हैं, जो भी जो करना है, ठीक है।